नमल, मेरे साथ वापस चलो। हाशिम से कहो कि तुम उसका राज रखोगी। हम सब नॉर्मल एक्ट करेंगे। तुम अपने घर वालों के साथ रहो, अपनी जॉब दोबारा शुरू करो और मुझे हाशिम से तुम्हारा और अपना इंतकाम लेने दो। मेरा मुजरिम हाशिम नहीं, नौशरवान है। मुझे गोलियां नौशरवान ने मारी थी। हाशिम ने मुझे गायब करवाया था, मगर मुझे गोलियां नौशरवान ने मारी थी। वो एकदम मेज़ पे हाथ मारकर तेजी से बोला। फारिस पे गड़ी आंखें सुर्ख हुईं। 8 माह, पूरे 8 माह उन्होंने मुझे कैद बंद रखा, एक ऐसी जगह जहाँ मैं सूरज से भी महरूम था। 8 माह मैंने हर सुबह इंतज़ार किया कि आप आएंगे, मगर आप नहीं आए। मैंने अपने ख़ानदान वालों का इंतज़ार किया, मगर कोई नहीं आया। आप सब हाशिम करदार के साथ एक मेज़ पे बैठकर ईद का खाना खाने में मसरूफ़ थे। कोई नहीं आया मेरे लिए। बोलते बोलते उसका सांस फूल गया तो फारिस ने गहरी सांस ली। मुझे जेल में 2.5 साल हो गए थे जब तुमने मुझसे माफ़ी मांगी थी कि तुम मेरे लिए पहले इस तरह नहीं आए जैसे अब आए। क्या तुम्हें इल्ज़ाम दिया था मैंने? नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे कैद में नहीं डाला था, मैंने अपने आप को कैद में डाला था। ओह वाओ, ओके, सो अब मैं गिल्टी पार्टी हूँ। ठीक है, फाइन। उसने दोनों हाथ उठाकर तल्खी से कहा। मैंने अपने आप को खुद कैद में डाला था। मुझे पहले आपके पास आना चाहिए था, मगर मैं नहीं आया। मैं अकेले सब कुछ करना चाह रहा था। मैं गलत था, फाइन। मगर आप तो सब जानते थे ये भी कि मैं कहाँ हूँ, किसके पास हूँ। तो आप क्यों नहीं आए मेरे लिए? 8 माह पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम्हारे बरक्स मैं एक बात जानता हूँ कि इंसान अकेला उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। वो भी इतनी ही दृष्टि से बोला था। मैं बिलफर्ज कोलंबो आ भी जाता तो मेरे पास यहाँ इतने बंदे, इतना असलहा और इतने वसाइल नहीं थे कि मैं उनके होटल पे हमला करता और तुम्हें वहाँ से निकाल देता। अगर मैं ऐसी कोशिश करता भी तो मेरा एक ख़ानदान है, सादी यूसुफ, वो किसी को ना छोड़ते। जंग शुरू करने से पहले उसे जीतना होता है और हम ये जंग जीतने के करीब हैं। हम उसे जीत कर ही शुरू करेंगे। वहाँ से तुम्हें सिर्फ तुम खुद निकाल सकते थे और मैंने तुम्हें निकलने का तरीका बताया था और वो तरीका कर कर रहा। साथी चंद लम्हे के लिए कुछ बोल नहीं सका, सदमे से उसे देखता रहा। कर कर हर गुजरता दिन मेरी गर्दन में फंदा कसता रहा। मैं अंदर से मरता गया और अब आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हो पाया। और आप कहते हैं कि वो कर रहा। मुझे हाशिम को शक नहीं दिलाना था, हाशिम को अपनी तरफ से मुतमईन रखना था। मगर क्यों? क्या कर लेता हाशिम करदार? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता? फारिस ने अफसोस से उसे देखा। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि जब उसे पता चलेगा तो वो क्या करेगा। वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसको डॉज करने के 2000 तरीके मैं जानता हूँ। बहरहाल मैं वापस नहीं जा रहा, अभी नहीं। और वो रुख मोड़कर दूसरी तरफ देखने लगा। फारिस ने तवील सांस लबों से खारिज की। मगर क्यों? क्या तुम अपने घर वालों से मिलना नहीं चाहते? सादी ने नजरें चुराई। मुझे तैयारी करनी है, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। फारिस एकदम बिल्कुल ठहर गया, आंखों में अचंभा उभरा। किस चीज़ की तैयारी? मैंने कहा ना, तुम्हारा इंतकाम मैं लूँगा। सादी ने नज़रों का रुख उसकी तरफ मोड़ा। उनमें अब सिर्फ संजीदगी थी। मुझे इंतकाम नहीं चाहिए मामू, यही फ़र्क है आप में और मुझ में। मुझे इंसाफ चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो? फारिस एकदम अलर्ट सा होकर बैठा। साथी ने नज़रें झुकाईं, फिर आंखें बंद की। उसके बाद उसने गर्दन कड़ाई, आंखें खोली और उनमें सर्द सा तासुर लिए फारिस को देखा। सरकार बनाम नौशरवान करदार। फारिस की सारी दुनिया एकदम सन्नाटे में आ गई। वो बिल्कुल शल सा सादी को देखे गया। फिर उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं, कभी नहीं सादी। वो तेज़ी से आगे हुआ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें इंतकाम चाहिए तो हम लेंगे इंतकाम, मगर मुझे इंतकाम नहीं चाहिए। वो जुबान उड़ाया था। मुझे इंसाफ चाहिए। तुम्हें इंसाफ का मतलब पता भी है सादी? वो हमारे ख़ानदान की औरतों और बूढ़ों को कोर्ट में घसीटेंगे। हम सब तबाह हो जाएंगे। जुमर, हुनैन, तुम खुद। पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है सादी। और अब हम में से कोई मासूम नहीं रहा। हाँ, हम में से कोई मासूम नहीं रहा, मगर हर मुजरिम गुनहगार नहीं होता। और ये जज करना मेरा या आपका काम नहीं है। ये एक ऑफिसर लॉ जज करेगा। ये फैसला एक जज करेगा कि कौन कातिल है, कौन धोखेबाज है, कौन झूठा है और कौन गुनहगार। मैं हर रात अपनी टूटी उम्मीद को इस ख्याल से जोड़ता था,
لازم ہے کہ میں بھی دیکھوں گا۔ سرکار بنام نوشروان کردار۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں مگر ان میں برف ہوئے پہاڑوں جیسی سختی تھی۔ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ ساتھی، میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن ایک بات مجھے پورے یقین سے بتاؤ، کیا تم اس فیصلے پہ قائم رہو گے؟ کیا تم کردار سے کورٹ میں جنگ کرنا چاہتے ہو؟ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ سعدی یوسف کی کہانی ایک کورٹ ٹرائل کے بغیر ختم نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں ٹرائل لمبا ہوگا، ٹرائل تکلیف دہ ہوگا۔ مجھ سے اور کردار سے جڑے ہر شخص کو عدالت کے کٹہرے میں آ کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر سچ بولنے کا حلف اٹھانا ہوگا۔ میرے خاندان کی عورتوں پہ بھی کچہری میں کیچڑ اچھالا جائے گا، ہمیں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ میں سب جانتا ہوں، مگر میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ مجھے سرکار بنام نوشروان کردار چاہیے ہے۔ فارس نے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ وہ والٹ سے چند نوٹ نکالتا اٹھ کھڑا ہوا اور ان کو گلاس تلے رکھا۔ تمہارا نیا پاسپورٹ تمہیں 2 دن کے اندر مل جائے گا۔ یہ تمہاری آف شور بینک اکاؤنٹ کی ساری تفصیلات ہیں۔ جیکٹ کی اندرونی جیب سے چند کاغذ نکال کر سامنے رکھے۔ مجھ سے کیسے کانٹیکٹ کرنا ہے تمہیں معلوم ہے۔ پیسے چاہیے ہوں تو بتانا، میں آج رات تک واپس چلا جاؤں گا۔ سعدی کا دل ایک دم ویران سا ہو گیا۔ اس نے یاسیت سے اسے دیکھا۔ بس آپ جا رہے ہیں؟ اب رکنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تم نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے سعدی، اور میں اس میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ ہاشم کیا کرے گا جب اس پہ حقیقت کھلے گی۔ مجھے اندازہ ہے اور مجھے تیاری کرنی ہے۔ مجھے اپنے خاندان کی حفاظت کرنی ہے۔ سعدی اٹھ کھڑا ہوا۔ کاغذات کو اس نے چھوا تک نہیں، آگے بڑھا اور فارس سے گلے ملا۔ حلق میں بہت سے آنسو پاس کیے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب دور ہٹو، سنجیدگی سے کہہ کر اسے پرے ہٹایا۔ سعدی نے نرم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھے خوشی ہے کہ زمر نے ابھی تک آپ کو زہر نہیں دیا۔ ویسے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اب؟ اٹس کمپلیکیٹڈ، وہ گہری سانس لے کر بولا تھا۔ اور یہ ابدار کا کیا چکر ہے؟ اس کے نمبر کی اتنی فکر کیوں ہے آپ کو؟ یوسف خاندان کے لڑکے کی آنکھوں میں شک بھرے فارس قاضی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے احسان کیے ہیں مجھ پہ اور میں اس کو ڈاج کر کے گیا تھا۔ وہ جذباتی سی لڑکی ہے، مجھے فکر ہے کہ کچھ کر نہ دے، اسی لیے اس کی طرف دھیان لگا رہتا ہے۔ خبر تو رکھنی پڑتی ہے۔ خیر تم 1-2 دن میں واپس آ جانا، زیادہ مت ٹھہرنا، میں اب چلتا ہوں۔ اس کا کندھا ہلکے سے دبا کر وہ کہہ رہا تھا، اب کہ وہ جلدی میں لگتا تھا۔ اسے واپس جانا تھا، جلد از جلد۔ ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ کا وہ پرتعیش کمرہ پھولوں کی مہک سے معطر تھا۔ اندر بیڈ پہ ہاشم تکیوں کے سہارے لیٹا نظر آ رہا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور ہسپتال والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ زمر نے دروازے پہ دستک دی تو اس نے آنکھیں کھولی، پھر نکہت سے مسکرایا۔ ساتھ کھڑے ڈاکٹر بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ آئیے، وہ مسکراتی ہوئی آگے آئی اور قریبی کاؤچ کے کنارے بیٹھ گئی۔ تھینک یو، میرے آپ کو نکال دینے کے باوجود دوبارہ واپس آنے کے لیے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ نو پرابلم، میں نہ بھی آتی تو کوئی اور آ جاتا۔ یہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا، صرف انگزائٹی اٹیک تھا۔ چونکہ اس کے سمپٹمز دل کے دورے جیسے ہوتے ہیں تو میں سمجھی۔ خیر مبارک ہو، آپ کا دل بالکل محفوظ اور توانا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا، پھر خاموش ہو گیا۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ در آیا۔ ڈاکٹر باہر گیا تو ہاشم نے کہا، زمر کیا آپ میرا ایک کام کریں گی؟ زمر نے گہری سانس لی۔ جی کہیے۔ ایک ڈرافٹ تیار کروانا ہے، اگر آپ نوٹ پیڈ پہ لکھتی جائیں تو، اور پلیز مجھے کام سے باز رہنے کو نہ کہیے گا۔ شور، آپ بتائیں۔ وہ اس کو کام سے باز رہنے کی نصیحت کر بھی نہیں سکی۔ مصروف رہے گا تو ذہنی دباؤ کم ہوگا۔ اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور پین کھولا۔ ہاشم تکیے پہ سر رکھے آنکھیں موندے ڈکٹیٹ کرنے لگا، بار بار رکتا، اڑتا، پھر نفی میں سر ہلا کر دوبارہ سے شروع کرتا۔ وہ بنا کسی کوفت کے لکھتی گئی۔ اس دوران اس نے ملنے کوئی نہیں آیا تھا۔ شام میں جب وہ تھک کر کاغذوں کا پلندہ اس کے سرہانے رکھ کر اٹھنے لگی تو عذرائے ہمدردی بولی، اب اس بات کا دباؤ مت لیجیے گا کہ دوستوں میں سے کوئی نہیں آیا، ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو۔ ہاشم تلخی سے مسکرایا۔ باس کی بیماری کی خبر آفس میں جنگل کی طرح پھیل لی تھی۔ سب کو معلوم ہے مسز عمر، میں اپنے ڈاکٹر سے مل لوں؟ وہ پرس اٹھا کر جانے لگی۔ ہاشم نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ آپ کا ڈاکٹر بھی اسی اسپتال میں ہے؟ یہ آپ کا پسندیدہ اسپتال ہے ہاشم، اور میری سرجری کے وقت مسز کردار نے ہی یہ ہسپتال ریکمینڈ کیا تھا۔ کیا آپ بھول گئے؟ ہاشم نے محض سر ہلا دیا۔ وہ یہ معاملات ممی کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا، سو اس کو اس کی خبر نہ تھی۔
जुमर चंद मिनट की मुसाफत पे वाक़ई अपने डॉक्टर के कमरे तक आई तो वो अंदर नहीं थे। उस दिन के बाद से बस उसने उनसे फ़ोन पर बात की थी। उन्होंने उसे नई रिपोर्ट के हवाले से हौसला अफ़ज़ा होने का बताया था, मज़ीद कुछ नहीं। उसने बाहर रिसेप्शन वाले लड़के से पूछा, डॉक्टर कासिम कहाँ हैं? वो भी इख्तियार ताज्जुब से उसका चेहरा तकने लगा। आपको नहीं मालूम? नहीं, क्या हुआ? ज़िंदगी में इतने हादसे देखे थे कि बगैर किसी फ़िक्रमंदी के सुकून से बोली, उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत चोटें आई हैं, वो एक दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल हैं, पसलियाँ टूटी हैं, जबड़े की हड्डी भी। और वो हमदर्दी से सुनती गई। फिर आगे बढ़कर, अब दूसरों के गम कोई ऐसा असर नहीं करते थे। तो आपने फाइल्स कॉपी नहीं की? हुनैन के सामने जब रात गए वो आकर बैठी तो सारी कथा सुनकर उसने खफगी से पूछा था, हुनैन, तुम्हारे ख्याल में मैं इतनी चालबाज औरत हूँ कि वो आदमी ज़मीन पे गिरा होगा, अपने सीने को तकलीफ से मसल रहा होगा और मुझे फाइल्स की फ़िक्र होगी? उसने सुकून से पूछा था। एंग्जाइटी अटैक था ना, मर तो नहीं गया वो। आपने इतना अच्छा मौका ज़ाया कर दिया। मेरे इस मौके का फ़ायदा उठाने के बाद मुझ में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? हाँ बिल्कुल, हम तबाह हो जाएंगे, मगर चलो, हम उनसे बेहतर तो होंगे, हुनैन तन से बोली थी। जुमर चुप रही। खैर, आपको पता है, सादी भाई अपने कुरान वाले ग्रुप में दोबारा से आ गया है। वो बोझल माहौल को हल्का बनाते हुए टैब खोलकर उसके सामने करके दिखाने लगी। जुमर के तासुरात बदले। वो तेज़ी से आगे हुई, फिर स्क्रीन पे हाथ रखा, आंखों के किनारे नरम हुए। वो सूरह नमल पे तदब्बर करता है, मगर करते करते अब रुक गया है। आधी सूरह के बीच एहतियात से उसके तासुरात देखकर कहने लगी, आप भी अच्छा बोलते हैं, भाई की तरह। आपको चाहिए कि उसकी अधूरी सूरह मुकम्मल कर दें, कुछ लिख दें, शायद उसे ज़रूरत हो। जुमर सर झटक कर उठ गई। मुझे काम है बहुत। इससे नजरें मिलाए बगैर वो बाहर निकल गई और हुनैन गहरी सांस लेकर रह गई। उस रात कोलंबो में वाक़िया पाकिस्तानी सफारत खाने में खामोशी और अंधेरा छाया था। ऑफिसेज मुकफ़्फ़ल थे, सब छुट्टी करके जा चुके थे। ऐसे में एक अंधेरे कमरे में जहाँ बहुत से कंप्यूटर्स पड़े थे, एक की स्क्रीन रोशन थी और उसके सामने बैठी औरत खटाखट कीबोर्ड पे टाइप कर रही थी। बार बार एहतियात से दरवाजे की तरफ भी देखती थी। उसकी गोद में रखे पास में किसी मर्द की तस्वीर बनी थी। ये वो पास था जिसको इस्तेमाल करके वो इस जगह दाखिल हुई थी। दफतन प्रिंटर से जूं जूं की आवाज़ें आने लगीं। सबाहत प्रिंटर पे रखी शय को एहतियात से दुरुस्त करने लगी, साथ ही वो कीज़ भी दबा रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। चंद मिनट बाद वो प्रिंट शुदा कागज़ों को जोड़ रही थी। उनका कवर गहरा सब्ज़ था और उस पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा था। फसी होटल की लॉबी में तेज़ कदमों से चलता जा रहा था जब उसका फ़ोन बजा। उसने सूरत से उसको कान से लगाया। सर, वो नंबर ऑन हो गया है, अभी 2 मिनट पहले। अच्छा, तुम यूँ करो। फसी हदायत देने लगा कि टूं टूं सुनाई देने लगी। दरमियान में किसी और की कॉल आ रही थी। उसने झुंझलाकर फ़ोन कान से हटाया तो एकदम मुंजमद हो गया। उसी नंबर से कॉल आ रही थी। वो मुझे कॉल कर रहा है, तुम उसकी लोकेशन ट्रेस करो, तेज़ी से कहकर उसने दूसरी कॉल उठाई। कहिए, मैं पोस्टर वाले लड़के के बारे में बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ बूढ़ा सनहाली बदिक्कत कह पा रहा था। मैं माजरत हुआ हूँ कि उस दिन आपको डपट दिया। मैं इनाम की रकम एडवांस में देने को तैयार हूँ। अब वो स्वभाव से बात कर रहा था। इस्लामाबाद के इस अस्पताल के कमरे में उस रात उदासी और तन्हाई थी। वीरान मौसम, वीरान दिल। वो घर जा सकता था मगर खुद ही नहीं गया था। तन्हा कमरे में लेटा रहा, निगाहें छत पे जमी थी। वजी चेहरा जर्द सा था, जिससे मिलने कोई नहीं आया था। जवाहिरात को उसने होश में आते ही कॉल की थी और उस पर चीखा चिल्लाया था। जवाब में जवाहिरात ने उतनी ही हज़ियानी अंदाज में उस पर गुर्राई थी। मुझे किसी चीज़ का इल्ज़ाम ना दो। मैं किस कुर्ब से गुज़र रही हूँ तुम्हें एहसास ही नहीं है। नौशीरवान को उसने कॉल नहीं की थी मगर दिल से चाहता था कि काश वो आ जाता एक दफ़ा। बाकी किसी से भी मिलने से उसने खुद इनकार कर दिया था। ये अलग बात थी कि कोई आया ही नहीं था, ना ऑफिस से ना दोस्तों में से, पता नहीं क्यों। और जब सादी यूसुफ अस्पताल से खो गया था तो कितने ही दिन उसके दोस्तों ने और कराबतदारों ने अस्पताल के बाहर फूलों के गुलदस्ते रखे थे। फ़र्क कहाँ से आता था? किसने डाला था? दफतन उसने तकिए के साथ रखा मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाकर उसे कान से लगाया। और इदरीस बोला तो आवाज़ में ज़रा निकाहत थी। कराची में सब ठीक है? जी कारदार साहब,
آپ کے بارے میں سنا تھا، اب طبیعت کیسی؟ فارس کا بتاؤ، اس نے درستی سے بات کاٹی۔ اپنی کمزوری کے عیاں ہونے کا احساس بہت تکلیف دہ ہوتا تھا۔ غازی، وہ ٹھیک ہے، کام کرتا ہے، مزاج برہم رہتا ہے، مگر وہ بندہ برا نہیں ہے۔ ادریس اب اسے فارس کی رپورٹ دے رہا تھا۔ ہاشم نے مطمئن ہو کر فون رکھا اور ایک دفعہ پھر اپنے گرد پھیلی تنہائی کو دیکھا۔ جو فیصلہ وہ شہرین سے طلاق کے ان 2 سالوں میں نہیں کر سکا تھا، وہ چند ساتوں میں ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ٹیکسٹ لکھا، ہم کب مل سکتے ہیں، ریڈ، اور ابدار کے نمبر پر بھیج دیا۔ پھر قدرے سکون سے تکیے پہ سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔